चार्टर लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है, एक रूल्स वाली लिस्ट है, और एक हाथ में टार्च है, ऐसे ये टार्च ऐसे लेके खड़ा है, ऐसे ये फोटो बनाया उसने, और उसने फोटो बनाते वक्त इसने बोला एक हाथ में टार्च है, ये टार्च रोशनी है। ये किसकी रोशनी है? आजादी की रोशनी है, लिबर्टी की रोशनी है तुम्हारा। अरे इसका एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये हमारा क्या है? यूरोप। सर क्या हम इंडियंस या हमारा जम्मू कश्मीर इसमें आता है? ना ना, हम एशिया के हिस्से। इंडिया किसका हिस्सा है? एशिया का। मोनार्की को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया ना, ये फ्रांस, यूरोप में कंट्री है फ्रांस। इसके बगल में है स्पेन, ये पोर्चुगल, ये स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। नाम सुनोगे बार बार, ऑस्ट्रेलिया। आपको ये फोटो में दिखाया कि ये साਡਾ नेपोलियन बाबा है, इसको अब पूरा यूरोप चाहिए ना फ्रांस। यहां पे जा 1799 में, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट, द हीरो नेपोलियन बोनापार्ट डेमोक्रेसी से चूज हुआ फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट। हम तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, पॉलिश। गुस्सा था, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, हम तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये यहाँ के लोग बड़े गुस्सा होते थे, बोलते थे हमारा लैंड ये है, हमारा कल्चर ये है, हम प्यार करेंगे, हमें नहीं आपके एरिया से लेना देना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और तीसरा है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली हमारे एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। इस हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल की आदत ਤੁਹਾਡਾ सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर एसएसटी पढ़ा दो, सर एसएसटी पढ़ा दो, सर एसएसटी पढ़ा दो। कोई जम्मू कश्मीर में तगड़ा एसएसटी पढ़ाने वाला नहीं है सर, एंट्री मारो। तो मेरे प्यारे नाजिया और बशीरो, तुम्हारे लिए एसएसटी के लेक्चर आना शुरू हो चुके हैं शुरू। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आ गया है वजाई सर, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। सर पूरा एसएसटी खत्म करवाओगे? हाँ मेरा बच्चा, पूरा एसएसटी खत्म करवाएंगे। और कमेंट सेक्शन में मैं रोज देखूंगा, मेरी जान, रोज देखूंगा कि आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया है, समझ आया कि नहीं आया, और कहां पे, जहां पे आपके डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके सर। सर शुरू करें बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके बुक में है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब मैं ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, जो एग्जाम में पूछा होगा वही पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लेवल पढ़ाऊंगा। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूं आपने अच्छे से सुनना है, उसको कॉपी पे उतारना है, नोट्स में टेलीग्राम में दे दूंगा, पहली बात, ठीक है। और सर पेपर यहीं से बनेगा, 110% पेपर यहीं से बनेगा। हर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट ईयर क्वेश्चन, सारा करवा दूंगा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? सर पक्का? यकीन कर ले यकीन, नहीं तो तूने सुस्त मैडमों और मास्टरों के पास पढ़ा है, वजाहिद मास्टर के पास भी पढ़ के देख ले। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, मजा तो आ रही है, अरे यही मजा। अच्छा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझ। नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपनी कंट्री के लिए प्यार। जैसे मैं अपनी कंट्री इंडिया से बहुत प्यार करता हूं, मैं हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूं, ये जो फीलिंग है मेरे अंदर, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। और यूरोप क्या है? यूरोप मेरी जान कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट। और आज की बात मैं करूं तो आज इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है। क्या बोल रहा हूं?
कि भाई साहब नेशनलिज्म का मतलब होता है मेरा अपने देश के लिए प्यार। और यूरोप क्या है? दैट इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब एक दुनिया का ऐसा हिस्सा जहां पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। सर मैप में दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। चैप्टर हमारा असल में जो चैप्टर है, क्या बात है, क्या बात है, स्टाइलस गिर गया है। पता है स्टाइलिश गिरना बड़ा लकी होता है मेरे लिए। तो असल जो बात है जो चैप्टर शुरू होता है वो 1848 से शुरू होता है। और मैं इस चैप्टर को तकरीबन 6 हिस्सों में बांट के रखा है और मैं एक एक हिस्सा अच्छे से आपको बताऊंगा, मेरे साथ चलना। चैप्टर शुरुआत कहां से होता है? 1848 से। ठीक, पहले पार्ट में चलते हैं। पहले पार्ट में हमारा एक फ्रांस का एक आर्टिस्ट था, फ्रेडरिक सूरी करके। इसने 3 फोटो बनाए। क्या बनाए? 3 फोटो। आपकी बुक में उसका एक फोटो दे रखा है, तो सर 3 फोटो को डिस्कस नहीं करेंगे ना, एक ही फोटो को डिस्कस करूंगा। मैं बोल रहा हूं फ्रेडरिक सूरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट मतलब फोटो बनाता है। क्या बनाता है? फोटो बनाता है। इसके 3 फोटो हैं। मैं बोल रहा हूं इन 3 में से 2 फोटो को मैंने डिस्कस ही नहीं कर रहा, एक फोटो को डिस्कस करना है, जिसकी वजह से ये पंगे हुए आगे जाके। ठीक है, कौन सा फोटो है? देखो फोटो के फोटो बनाया कोई ये नहीं। आया बल्ले बल्ले बल्ले। फोटो देखो। फोटो क्या है कि फोटो में आपको यहां पे एक मूर्ति नजर आ रही है, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लबाटा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके हाथ चार्टर लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है, एक रूल्स वाली लिस्ट है, और एक हाथ में टार्च है। ऐसे ये टार्च ऐसे लेके खड़ा है, ऐसे ये फोटो बनाया उसने। और उसने फोटो बनाते वक्त इसने बोला एक हाथ में टार्च है, ये टार्च रोशनी है। ये किसकी रोशनी है? आजादी की रोशनी है, लिबर्टी की रोशनी है। और एक हाथ में चार्टेड है। अब चार्टेड क्या हो गया? मतलब चार्टेड, राइट चार्टेड का मतलब क्या होगा? जिसपे लिखा हुआ है कि एक कॉमन सिटीजन को क्या क्या चाहिए। बात समझ है कि नहीं है? क्या एक लोकल इंसान किसी की गुलामी करेगा? मैं किसी की गुलामी करूंगा ना। मुझे क्या चाहिए? राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर होने चाहिए। मुझे क्या चाहिए? राइट टू एजुकेशन, मैं अच्छे से पढ़ूं, मेरे बच्चों को भी यही मतलब होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं गरीब, मेरे बच्चे गरीब किसी के घर जा रहे हैं माल चराने के लिए, गुलामी में थोड़ी रहेंगे हम। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और उसके बाद इसने लोग बनाए ये अलग अलग देश के। ये फ्रांस आ रहा जी, ये जर्मनी आ रहा जी, ए साडा पाकिस्तान आ रहा जी, ए इंडिया आ रहा जी। ये इधर से गुजर रहे हैं, और गुजरते वक्त अपने मोनार्क को, अपने राजे को लात मारते हुए, उसके चीजों को यहां फेंकते हुए। ये कचरा जी, ये नीचे पेंटिंग में क्या है? कचरा। उसके क्या बोलते हैं? उसके तख्त और ताज को यहां फेंकते हुए एक गंध है, मतलब मोनार्की गंध है, गंध। बात समझे कि बेकार चीज है, ये सोसाइटी को खराब करती है। कुछ ही लोग राज्य रहे, ये इन लोगों को पसंद। फॉलो किया इस टार्च को हर देश ने, और अपने ये फीलिंग्स बता रहा है। और ये अपने हर राजे को लात मार के बाहर निकाला। और ये मोनार्क पड़े हुए, उनके सोने के कपड़े, हीरे जवाहरात, उनके मुकुट ताज, ये इधर, और ऊपर गॉड। ये देखो, ये गॉड सिंबल है, प्लस का सिंबल मतलब चर्च का सिंबल। खुश, ओए होए बल्ले बल्ले, गॉड भी ऊपर से खुश है। निके मतलब कंट्री सुधर गई, कंट्रियां सुधर रही हैं, अपने राज्यों को लात मार के एक नया सिस्टम लाना चाहती है। और नया सिस्टम क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्री, आजादी। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये चैप्टर हमें बताता किसके बारे में? ये बताता है कि यूरोप में किस तरह से मोनार्की को हटाया गया। मोनार्की मतलब
किंग रूल को हटाया गया और डेमोक्रेसी को लाया गया, लिबर्टी को लाया गया, राइट टू वोट को लाया गया। किस तरह से? यूरोप में। अब बहुत सारे बच्चों का यह मसला है कि यूरोप के बारे में पता ही नहीं है, गरीब बच्चे हैं मेरे, मुझे मैं बेसिक पे जा रहा हूं ना, पता ही नहीं है यूरोप क्या है। ओ मेरी जान, ये हमारा ग्लोब है। ओ मेरी जान, ये हमारा क्या है? ग्लोब। इस ग्लोब का एक हिस्सा, मजेदार, मजा तो आ रहा है सर, मजा तो आ रहा है। अरे इसका एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये हमारा क्या है? यूरोप है। सर क्या हम इंडियंस या हमारा जम्मू कश्मीर इसमें आता है? ना ना, हम एशिया के हिस्से। इंडिया किसका हिस्सा है? एशिया का। ये एशिया इस तरफ आता है, समझा कि नहीं? ये वाला कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका, उधर भी अलग अलग कंट्री है, तो ये यूरोप वाला हिस्सा है। अभी हमारा नेशनलिज्म कहां पे है? यूरोप में। क्या बात है सर। यूरोप की कंट्रीज क्या क्या? देख, यूरोप में जिसने पहली बार ये मोनार्की को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया ना, ये फ्रांस था। ये यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस। इसके बगल में है स्पेन, ये पोर्चुगल, ये स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नाम सुनोगे बार बार, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सोल्विया, पोलैंड, यूक्रेन, और इसके यूक्रेन के आजकल वार चल रही है, यूक्रेन के इस तरफ क्या आ गया? रशिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की, फिर यहां से अफ्रीका वाली कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो ये यूरोप की कंट्रीज हैं। है बाबा जी, समझ आया कि नहीं? यूरोप की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? है नाजिया? ओ बशीर साहब, समझ आया कि नहीं आया? ये यूरोप की कंट्री है, दिमाग में रखनी है। देख, इटली दिमाग में रख ले, सवाल आता है बोर्ड में। जर्मनी देख ले, सवाल आता है बोर्ड में। ग्रीस देख ले कहां पे है, यूक्रेन देख ले, पोलैंड देख ले, और फ्रांस को मत भूलना, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत इधर फ्रांस से ही होती है। ये क्या है? स्पेन। ये क्या है? दैट इज यूनाइटेड किंगडम, जैसे ब्रिटेन, नाम तो सुना ही होगा ब्रिटेन। सब कुछ हमारा लूट के ले गए ये ब्रिटेन वाले, समझा नहीं? सब कुछ लूट के ले गए ये ब्रिटेन वाले। मतलब जो हमारी कंट्री में चोरी करने आया था ना, वो ये इधर के लोग थे, ब्रिटेन के, और वो यूरोप का एक हिस्सा है। सर इतना समझ आ गया हमें। चलें आगे, चल आगे। अब बस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत, जैसे ये आप पार्ट 1 स्टार्ट हो गया है, पार्ट 1 क्या हो गया? स्टार्ट ही हो गया, ठीक है? ये पार्ट 1 स्टार्ट ही हो गया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 9th की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच में हुआ था या फ्रांस में हुआ था? आपको पता है फ्रांस, अभी मैंने बताया है मैप पे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रांस में एक रेवोल्यूशन चला और वहां से एक आइडिया आया, किसका? रेवोल्यूशन का। और ये कब की बात है? 1789 की है। वहां के लोगों ने सोचा क्या कि भाई साहब, हम अपने मोनार्की सिस्टम को, कि हम अपने किंग को, कि हम अपने राजा जी को लात मारेंगे और उसके बदले में हम लिबर्टी लाएंगे, उसके बदले में ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें कॉमन पीपल की बात सुनी जाएगी। दैट इज डेमोक्रेसी। मतलब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आपने मोनार्की खत्म की है और डेमोक्रेसी को लाया है। बात समझेगी नहीं है? मतलब आपने अपने राजे को लात मारी है और डेमोक्रेसी लाई है। ठीक है, ओके, डन। ये हमारा फ्रांस आ गया। दोबारा मैं बता रहा हूं, मैप में भी बता रहा हूं कि यहां ये साडा फ्रांस है। ये जो पेरिस है ना, ये जो पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में ही पड़ता है। पेरिस एक फ्रांस के शहर का नाम है। ये स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है,
यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है। ये देख ले बॉर्डर कौन कौन से जुड़ते हैं, ये भी ध्यान से देख ले। ये फ्रांस इस तरफ से स्पेन से है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, उसके बाद उस तरफ क्या है, दैट इज ब्रिटेन है। ठीक, इस फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और हमने अपने मोनार्की को छोड़ा और क्या लाया, दैट इज डेमोक्रेसी लाई। मतलब राज्य को लात मारी और लोगों की हुकूमत लाई, जो लोग खुद अपना राजा चुन सके। सर हाँ, ओके, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस, बारीकी से सुनना कि क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। चेंजेस अकर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो क्या क्या हुआ है। पावर ट्रांसफर हुई है, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। मतलब आपने किंग को लात मारी है और लोगों के पास, कॉमन फ्रेंच के पीपल के पास पावर आ गई है। बात समझ आई है ना। और एक याद रखना, एक क्या, ले पात्रे द फादरलैंड, मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया है कि जो फ्रांस है ये अपनी, मेरे बाप की जमीन है। द फादरलैंड, ले पैट्रे, फ्रेंच में बोला ले पैट्रे, ये जो हमारा देश है ये मेरे बाप की जागीर है, ये मेरे बाप का है, किसी राजे का नहीं है। और उसके बाद द सिटुयन, द सिटीजन, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, और मैं यहां पे रहता हूं। हर फ्रेंच का आदमी ये कहने लगा कि फ्रांस मेरे बाप की जमीन है और मैं यहां का रहने वाला हूं, कोई भी राजे की यहां नहीं चलेगी। एक नया ट्राई कलर फ्लैग बना, ये फ्लैग देख ले, रेड व्हाइट ब्लू, खड़े खड़े डंडे, ये नया फ्लैग बना। फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस की लैंग्वेज थी, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई। क्यों करवाई गई, क्योंकि वहां के लोग चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम बोले ना, फ्रेंच लैंग्वेज हम बोले, सॉरी रेवोल्यूशन नहीं। फिर एक नेशनल एंथम बना, ठीक है, और रिलीजियस सॉन्ग्स बोलते थे। नेशनल एंथम जैसे अगर आप अच्छे से बोलो, जैसे हमारे इंडिया में भी है नेशनल एंथम, हमसे जब नेशनल एंथम स्टार्ट होता तो हम खड़े हो जाते हैं ऐसे, जन गण मन अधिनायक जाया हे भारत भाग्य विधाता। ऐसे फ्रांस में भी एक नेशनल एंथम बना। कुछ ऐसे सॉन्ग्स बने जो रीजनल सॉन्ग थे। रीजनल मतलब फ्रांस में भी बहुत सारे रीजन होंगे, हर रीजन में लोग रहते होंगे, ठीक है ना, और वो अपने रीजन से मोहब्बत करते थे और वो उनके अकॉर्डिंग ही सॉन्ग बना लेते थे। और वो उस रीजन की या उस प्लेस की वो सॉन्ग क्या करता था, तारीफ करता था। तो वो खुद ब खुद उनकी मतलब फीलिंग जागने लगी कि यार ये रीजन मेरा है, ये रीजन क्या है, मेरा है। जैसे मैं आपको ये बोलूं, जो भी वीडियो देख रहा है, आपको कितनी, आप अगर बाहर चले जाओ ना, आपको बड़ी याद आती है अपने लैंड की। जैसे मैं पुंछ में रहता हूं, तो मैं अगर बाहर चले जाऊं, चाहे मैं स्विट्जरलैंड क्यों ना चले जाऊं, मुझे वापस अपने घर की याद आएगी। तो लोग कनेक्टेड होते हैं अपने लैंड से, इसलिए तो ले पैट्रे वाला वर्ड आया। और सॉन्ग्स आए, नेशनल एंथम आए, एक प्लेस को लेके, जगह को लेके सॉन्ग्स आए, ताकि ये फीलिंग लाई जा सके, ये फीलिंग इंसान उनके अंदर लाई जा सके कि वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, फिर जो स्टेट जर्नल था उसको हटाया गया, मतलब राजे को हटाया। स्टेट जर्नल मतलब यहां राजे को हटाया गया और एक नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी असेंबली बनी जिसमें, जैसे ये फ्रांस है, ये मैं बोल रहा हूं ये साडा फ्रांस है, ठीक, ये फ्रांस है, और इस फ्रांस के छोटे छोटे क्या होंगे, रीजन्स होंगे। ये सब सारे इकट्ठे आ गए और हर रीजन का कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बना, मतलब हर रीजन में से एक बंदा नॉमिनेट हुआ और लोगों ने उसको इलेक्ट किया। जैसे आज एमएलए इलेक्ट होता है ना, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठवां हुआ, ये सातवां हुआ, और एक इन्होंने बीच में क्या बना दिया, घर बना दिया। और ये सारे एक मतलब ये ग्रुप बना, तो हमने उसको क्या बोल दिया, नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 मतलब जितने भी हुए, ठीक है, फिर ये सारे मिलके अपना हेड एक तय करते हैं। इसी तरह से डेमोक्रेसी ले मेल में चलती है। समझ आई ना, तो नेशनल असेंबली बनाई इन्होंने, ठीक। उसके बाद है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो टैक्स वगैरह लगता था ना, टैक्स वगैरह,
उसको या तो कम किया या बिल्कुल खत्म किया। समझे? ड्यूज मतलब यहां पे टैक्स को कम किया। वर एबॉलिश्ड, एबॉलिश मतलब खत्म ही कर दिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सुन, मैं अगर RS 10 रुपए का पेन खरीदता हूं, ठीक है, और उसको बेचता हूं 12 रुपए का, और फिर गवर्नमेंट मेरे से इस 12 रुपए में से 4 रुपए टैक्स ले लेती है। अब जब टैक्स ले लेती है तो मेरे पास बचे पैसे कितने? 8 रुपए। मतलब मैंने बाहर से 10 रुपए का खरीदा था पेन, 10 रुपए का पेन खरीदा, 10 रुपए का पेन खरीदा, 12 का बेचा, 4 गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिए, 8 बचे, तो मैं घाटे में हुआ ना। तो लोग ट्रेड से मोहब्बत करते हैं, चीजें लाते हैं, बेचते हैं, तब जब उस ट्रेड से उन लोगों को प्रॉफिट हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ट्रेड थी ना वो फ्री हो गई, हर एक इंसान फ्रीली ट्रेड करता था, और जो टैक्स या ड्यूज या कस्टम ड्यूटीज गवर्नमेंट को देने होते थे वो कम हो गई थी। उसके बाद ऐसे ही डेमोक्रेसी से चूज हुआ एक राजा 1799 में, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट, द हीरो नेपोलियन बोनापार्ट। डेमोक्रेसी से चूज हुआ फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट। और प्यार से मैं इसको बोलता हूं नेपाली बाबा, नेपोलियन बोनापार्ट को मैं प्यार से क्या बोलता हूं? नेपाली बाबा। अब ये जो हमारा नेपाली बाबा था, ये एम्परर बना किसका? फ्रांस का। चूज ये हुआ था डेमोक्रेसी से, बंदा बड़ा ये तगड़ा था, ठीक है। तो जब 1799 में ये सिलेक्ट हो गया, इसने बड़ा अच्छा काम किया। उन अच्छे कामों में से इसने एक कोड पास किया, सिविल कोड ऑफ 1804। इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ठीक है। कब? 1804 में। क्या? कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे लोग फ्रांस में बराबर हैं, सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, और सब वोट दे सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। वो जिम्मेदारी सिस्टम नहीं था जिसमें क्या करते थे कुछ लोगों को, छोटे लोगों को गुलाम कर देते थे और उनसे अपने पूरे जिम्मेदारी, मतलब पूरा उनसे अपना काम निकलवाते थे और बदले में उनको कुछ नहीं देते थे। फ्यूडल सिस्टम, जिसको जिम्मेदारी सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, इसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को अच्छा किया। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अपनी रोडें अच्छे की। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब लोग अच्छे से आ जा सके, एक रीजन से, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें अच्छे से पहुंच पाएं, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। और इसने टैक्स लेना कम कर दिया, ठीक है, या एबॉलिश कर दिया। और स्टैंडर्डाइज द वेट मेजर्स, मतलब इसने क्या किया? इसने वेट मेजर को स्टैंडर्डाइज किया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छे से बोलूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब वेट मेजर होता है पाउंड में, ठीक है, और फ्रांस में एक जगह वेट होता है केजी में। अब लोग 2 पाउंड भेजें एक जगह से चीज दूसरी जगह में, तो दूसरी जगह ये जाके 2 केजी थोड़ी हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि पूरे फ्रांस में वेट की एक ही यूनिट होनी चाहिए, पाउंड शाउंड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केजी और केजी होना चाहिए, ताकि ट्रेड में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद गिल्ट रिस्ट्रिक्शन, गिल्ट मतलब ट्रेड पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जितने भी टैक्स लगते थे, जितने भी ड्यूज थे, उन सबको खत्म किया और सबको बोला कि आप आजाद हो, आप खुले में ट्रेड कर सकते हो। ओके। और पीपल जो लोग थे उन्होंने सच में नेपोलियन का या नेपाली बाबा का बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। नेपोलियन का बहुत अच्छे से सपोर्ट फ्रेंच पीपल लव कि भाई साडा राजा कैसा हो, नेपाली बाबा जैसा हो, साडा राजा कैसा हो, नेपाली बाबा जैसा हो। अच्छा, ये करता क्या था? मोनार्क को खत्म करता था।
और लोग इसको ऐसे भी बोलते थे कि ये हार ब्रिंगर है लिबर्टी का, मतलब नेपोलियन ही लिबर्टी लाएगा जानी, मतलब नेपोलियन ही सब यूरोप के नेशन को मोनार्की से क्या करेगा, छुटकारा डलवाएगा। ठीक, बट एक्चुअली अब नेपोली जब राजा बना, उसने जिस गद्दी पे वो बैठा था, एम्परर बना था, अब वो छोड़ना नहीं चाहता था। अब उसको क्या चाहिए था, वो चाहता था, एक्चुअली नेपोलियन वांट्स टू इंक्रीज हिज डोमिनेंस इन द एरिया। अब उसको पूरा यूरोप चाहिए था, अब उसको फ्रांस भी चाहिए था, जर्मनी भी चाहिए था, उसको हंगरी भी चाहिए था, उसको ऑस्ट्रेलिया भी चाहिए था, उसको पर्शिया भी चाहिए था। पर्शिया इज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है, समझे? इसको अब सब कुछ चाहिए था, इसकी लालच बढ़ चुकी थी। अब ये नहीं बोल रहा था कि मैं फ्रांस पे ही राज करूंगा ना, मैं बाकी नेशंस पे भी ना राज करूंगा, सबको यूनाइट करूंगा, सबको। फिर नेपोलियन के कुछ ये नेपोलिक कोड जो उसने 1804 पे दिया था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब सबको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, ज्यादातर वुमेन्स को तो थी नहीं, और वो मैन भी नहीं थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब वही लोग वोट दे सकते थे जो क्या थे, प्रॉपर्टी वाले थे। विदाउट प्रॉपर्टी तो वोट की वैल्यू ही नहीं थी। आस्ता आस्ता उसने टैक्सेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया था, और वो कोई भी इंसान उसके खिलाफ बोले तो वो उसको जबा कर देता था, सेंसरशिप। अच्छा, अपनी जो फ्रेंच की आर्मी थी, उसमें वो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करता था। क्या करता था? फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करता था, मतलब फोर्सफुली उन सबको क्या करता था, भर्ती करता था। अब ये प्रॉब्लम थी। अब सुनना मेरी बात, और नेपोलियन ने क्या कर दिया था, फ्रांस के अलावा बहुत सारी कंट्रीज पे, उसके अगल बगल के बहुत सारे एरिया पे हमले करना शुरू कर दिया था, और वो वहां के मोनार्क बाहर निकाल देता था, और अपनी फ्रेंच आर्मी वहां पे लगा देता था, जिसकी वजह से लोगों को राइट टू इक्वलिटी तो था, बट लोगों से वो पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी वो छिन रही थी। तो लोग इसका क्या करने लग गए थे, अपोज करने लग गए थे। बात समझ है कि नहीं है? वही मैंने आपको ये फोटो में दिखाया कि ये साडा नेपोलियन बाबा है, इसको अब पूरा यूरोप चाहिए था, ना फ्रांस। यहां पे हम स्टोरी को थोड़ी देर रोकते हैं और पार्ट 2 पे चलते हैं। अब क्या है, अब है पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने नेपोलियन की कहानी आपको थोड़ी थोड़ी बताई है, उसके ड्रॉबैक बताए, वहां पे स्टोरी मैंने रोकी है। अब मैं बोल रहा हूं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरह से नेशंस बने यूरोप में। अब पता है आपको, यूरोप में आज तो बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट ये बनी कैसे, और अगर मैं पुराने दौर की बात करूं तो पुराना सिस्टम होता कैसे था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मिड 18 सेंचुरी की बात कर रहा हूं। मिड 18 सेंचुरी की बात का मतलब क्या हो गया, कि मतलब 1750 की बात कर रहा हूं। 1750 इज अ मिड 18 सेंचुरी, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा आया 17 समझना इस चीज को, बहुत सारे बच्चों को मिड 18 सेंचुरी का पता नहीं चलता। 1789 में आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1799 में आया हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। तो मैं नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पीछे चल रहा हूं, समझा कि नहीं? मैं इससे पीछे जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि भाई साहब, जब ये नेशंस नहीं थे, मतलब जब यूरोप में कंट्रीज नहीं थे, तो क्या था, तब क्या था, छोटे छोटे ग्रुप थे। छोटे छोटे क्या थे? ग्रुप थे, रीजन थे। जैसे मैं फ्रांस की बात करूं तो एक रीजन था ऐसे, फिर एक ऐसे रीजन था, मतलब पूरे फ्रांस की बात करूं तो इधर रीजन थे, और रीजन में लोग रहा करते थे, कोई बॉर्डर वगैरह
नहीं था, नो नेशन स्टेट, कोई कंट्री नहीं थी, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। नेपोलियन ने आके कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज बनाई। नो कॉमन कल्चर, कोई कॉमन कल्चर नहीं था। इस ग्रुप का कल्चर, 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 इस ग्रुप का कल्चर बिल्कुल अलग अलग था। कोई कॉमन हिस्ट्री नहीं थी। इस ग्रुप का इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। नो कॉमन आइडेंटिटी, मतलब इसकी आइडेंटिटी अलग, उसकी आइडेंटिटी अलग। कबीला, कबीले में थे, इसका कबीला अलग और इसका कबीला अलग। नो कंट्रीज एट ऑल। ओके सर, क्या था इन कबीलों में, इन ग्रुप्स में क्या था? मैं एक ग्रुप को डिस्कस कर रहा हूं, इसको जूम कर रहा हूं और इसके एक ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यूरोप 1750 में जो यूरोप था उसमें कोई कंट्री या नेशन नहीं था, कोई हंगरी नहीं थी, कोई जर्मनी नहीं था। बात समझ आएगी नहीं है? कोई इटली नहीं था। सिर्फ अलग अलग एरियाज में जहां लोग रह सकते थे वहां झुंड बना के रहते थे, कबीलों की तरह रहते थे। और एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ कोई लेना देना नहीं था। एक कबीले की लैंग्वेज दूसरे कबीले की लैंग्वेज के साथ नहीं मिलती थी, कुछ लेना देना नहीं था। जो चीजें इधर चलती थी जरूरी नहीं है जो इधर चले, जो इधर रूल्स थे वो जरूरी नहीं है इधर रूल्स हो। तो ग्रुप्स था पूरे यूरोप में, कबीले थे अलग अलग जगह पे, कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं था। ये लिटरली बड़ी तगड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अब मैं एक कबीले की बात करूं या एक ग्रुप की बात करूं, कबीला मतलब ग्रुप, एक ग्रुप की बात करूं, एक ग्रुप की बात करूं, खोला ग्रुप, एक ग्रुप। उस ग्रुप में दो तरह के लोग होते थे। एक होते थे अरिस्टोक्रेसी वाले और एक होते थे मतलब न्यू मिडिल क्लास की बारे में बाद में बात करूंगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब उस एक ग्रुप में एक होते थे अरिस्टोक्रेट्स और दूसरे होते थे पेजेंट्स। जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो अमीर थे, काफी बहुत अमीर थे, तगड़े वाले अमीर, बहुत पैसा था, बहुत लैंड था, ऑन एसिड्स एंड टाउन हाउसेस। इनके पास बड़े बड़े घर थे, एसेट थे, लैंड थे, अमीर थे। सोशली पॉलिटिक्स पावरफुल, सोशली और पॉलिटिकली ये क्या थे? पावरफुल थे, मतलब यही हुकूमत कर रहे थे। फैमिली कनेक्टेड थे, मतलब ये क्या करते थे, अमीर लोग अमीर से ही शादी करवा देते थे। जैसे अरिस्टोक्रेट्स में, जैसे मैं अरिस्टोक्रेट्स हूं, मैं कोई दूसरा अरिस्टोक्रेट्स ढूंढूंगा और अपने बेटे की शादी दूसरे अरिस्टोक्रेट्स के साथ करवा दूंगा। जैसे ये नहीं होता, हम अपने इधर देखते हैं कि अमीर की शादी अमीर के घर में ही होती है, जरूरी नहीं है कि अमीर की शादी गरीब में घर में हो। तो ऐसे ही था ये सिस्टम। और ये बोलते क्या थी? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बाकी पेजेंट्स पुअर, वेरी वेरी पुअर, नो लैंड, मेजॉरिटी बट नॉट पावरफुल। ये ज्यादा थे बट ये पावरफुल नहीं थे। इन पेजेंट्स से ही बनी मिडिल क्लास, नई मिडिल क्लास। वो कैसे बनी अभी बताऊंगा, बट ये चीज याद रखना ना, हर ग्रुप में अरिस्टोक्रेट्स थे और पेजेंट्स थे। अरिस्टोक्रेट्स कौन से थे? जो अमीर लोग थे, अपनी शादियां अपने ही साथ करवाते थे, बाहर शादी नहीं करते थे। मतलब इन पेजेंट्स के घर की लड़की इनके घर नहीं आ सकती और इनके घर का लड़का इनके घर से लड़की नहीं ला सकता था। ओके डन, आगे चलते। फिर एक नई वर्किंग क्लास बनी पेजेंट क्लास से, न्यू वर्किंग क्लास, जिसको मैं मिडिल क्लास बोल रहा हूं। नॉट रिच नॉट पुअर, ना तो ये इतनी अमीर थी ना इतनी गरीब थी, बट एजुकेटेड थी, वेल्थी थी, क्योंकि उन दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रीज आई, काम बढ़ा तो वर्किंग क्लास बढ़ी, वर्किंग क्लास के पास पैसा आया तो वेल्थ आई। तो इन्होंने क्या किया? पढ़ाई की, और इनको थोड़ा समझ हुई कि भाई साहब हम हमेशा मजदूर रहेगा, हम हमेशा गरीब रहेगा, हमारा बच्चा हमेशा अरिस्टोक्रेट्स के पास मजदूर रहेगा, हमेशा लोअर फील होगा।
हमेशा हमारे ऊपर अरिस्टोक्रेट्स क्या करेंगे, राज करेंगे। इसके दिमाग में ये बात खनकी, क्योंकि अब ये एजुकेटेड हो रहा था। कौन से वाला? मिडिल क्लास वाला। पैसे कहां से ला रहा था? पैसे ये वर्किंग क्लास, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काम बढ़ गया था। काम बढ़ गया था तो उनको वर्कर चाहिए थे। कर्म वर्कर कौन थे? पेजेंट्स थे। जब पेजेंट काम करने लगे तो उनको पैसा मिला। पैसा मिला तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो जब बच्चों को वो पढ़ा रहे थे तो उनके बच्चों को एक चीज समझ आई कि यार मेरा बाप गुलाम था, अब मेरे बच्चे भी आगे से गुलाम होंगे, ये कैसे हो गया? और जो मिडिल क्लास में ज्यादातर कौन थे? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन करते थे, मतलब बिजनेस करते थे। पेजेंट से ही बिजनेस बने, पैसा कमाया। पहले तो काम किया होगा, पैसा कमाया होगा, फिर बिजनेसमैन बने, फिर अपनी अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करी, सेट की, और नए नए प्रोफेशनल क्लास, कोई काम करे, कोई पढ़ा के ही, मतलब पहले मजदूर था, फिर उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसका बच्चा पढ़ाने वाला बन गया, टीचर बन गया, प्रोफेशनल बन गया। ठीक है, कुछ ने बिजनेस खोला, कुछ ने अपनी इंडस्ट्री खुद सेट की। समझ आया कि नहीं आया? तो कहने का यह मतलब है कि एक नई वर्किंग क्लास खड़ी हो रही थी, और मिडिल क्लास ने, इसी क्लास ने एक आइडिया लाया, दैट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब टू सेट फ्री के बस बड़े लोगों की बड़ी बातें खत्म, हम भाई नया हुकूमत बनाएगा जिसमें सब आजाद होंगे। और आजादी के आजाद या फ्री के टर्म को ही क्या बोलते हैं? लिबरल। बात समझेगी नहीं? और ये आजादी वाली सोच को कि सब आजाद होने चाहिए, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। बात समझ आई कि नहीं आई? हां सर। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर एक ऐसी सोच जिसमें ऐसा है कि सब लोगों को आजादी दी जाए, और सिर्फ अमीर लोग ही हुकूमत ना करें, गरीबों को भी चांस मिलना चाहिए। ये मैं किन दिनों की बात कर रहा हूं? जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिबर, जिसका मतलब क्या है? फ्री। यहां पे जैसे ही मिडिल क्लास जनता भी काफी ज्यादा थी, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा थी, अब तो पढ़ लिख रहे थे वो, तो यहां पे एंड हुआ ऑटोक्रेसी का, अमीरों की हुकूमत हुई खत्म। एबॉलिश ऑफ चर्च प्रिविलेजेस, वहां पे चर्च भी बड़े मशहूर थे। जो चर्च में पॉप्स थे ना, वो हुकूमत करते थे। ठीक है, वो मतलब हुकूमत करते थे। मतलब उनका जो क्लरिकल प्रिविलेज मिलता था, ये जो चर्च डोमिनेट करती थी, वो भी क्या हुआ? खत्म हुआ। फिर उन्होंने क्या लाया? अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि भाई साहब वोट देना है, वोट से अपना लीडर क्या होगा? चूज होगा, वोट से लीडर चूज होगा, और हुकूमत बनेगी। मतलब चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, हर एक इंसान वोट देगा। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम थी कि वोटिंग राइट्स इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैन विद प्रॉपर्टी को दिए। लड़कियां वोट नहीं दे सकती, और वो लोग वोट नहीं दे सकते जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। थोड़ा सा बदलाव आया, बट बड़ा बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो सोचते थे, उनकी सोच ऐसी थी कि लड़कियां दिमाग से कमजोर होती हैं, गलत लीडर ना चूज कर लें, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास दौलत नहीं है, तो वो अनपढ़ हैं, इसलिए वो अपना लीडर अच्छे से चूज नहीं कर सकते, तो इन दोनों को नहीं दिया। बट वोटिंग राइट दिया गया अमीर इंसान को। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूं? लिबरलिज्म है, और उसके ड्रॉबैक्स भी मैं बता रहा हूं कि हाँ, वोटिंग राइट तो मिला कि एक कॉमन पीपल ही चूज करेगा, और कॉमन पीपल में वो जो मिडिल क्लास में अमीर होगा, एजुकेटेड होगा, वही चूज करेगा। अनएजुकेटेड और लड़कियां चूज नहीं कर सकती लीडर। ठीक है, इसकी वजह से हर जगह वुमेन स्टार्टिंग द प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। लड़कियों में अहंकार हो गया कि भाई मैं क्यों नहीं चूज कर सकती अपना लीडर,
कि क्यों नहीं मैं अब लीडर चूज कर सकती हूं, क्या मेरी अकल कम है? और और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये ट्रेड भी, मतलब टैक्स भी बड़ा लगाता था, हैवी टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चलने लगे। दो प्रॉब्लम्स मैं अभी बता रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन सेट हुआ तो एक लड़कियों को राइट्स नहीं मिले थे और दूसरा टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे ट्रेड के ऊपर। तो ये मतलब ये एहतजाज थे, ये प्रॉब्लम्स निकल के आई थी लिबरलिज्म की वजह से। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं दो जगहें हैं, एक है हैम्बर्ग और दूसरी है न्यूरनबर्ग। ये दोनों जगह फ्रांस में है। इधर से इधर जाने का तकरीबन रास्ता है, मैं बोल रहा हूं कि तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता है। और यहां पे बैरियर्स हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्या क्या बैरियर्स हैं भाई साहब? रास्ते में हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, 8 जगह, 9 जगह, 10 जगह टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स की परसेंटेज क्या रहेगी? 5%। मतलब अगर मैंने चीज 100 रुपए की खरीदी है तो रास्ते में जहां पे भी टैक्स मांगने वाले होंगे मुझे इस 100 का 5% इसको देना पड़ेगा। मतलब 5 रुपए इस इन टैक्स लेने वालों को देना पड़ेगा, तभी वो मेरी जान छोड़ेंगे और आगे जाने देंगे। आप खुद सोचो, अगर आप अपने शहर से किसी बड़े शहर में जा रहे हो और कोई चीज लेके जा रहे हो और हर जगह चेकिंग हो, हर जगह क्या हो? चेकिंग हो के 10 तुस्के ले जा रहे हो और उसका टैक्स दो, तो प्रॉब्लम होती है। और एक और प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी? दैट इज डिफरेंट करेंसी। मतलब एक करेंसी नहीं थी। एक करेंसी मतलब जैसे पूरे इंडिया में रुपी चलता है, रुपी चलता है ना, वैसे पूरे फ्रांस में तकरीबन 30 करेंसीज थी, अलग अलग नोट थे। तो प्रॉब्लम है, एक के पास एक जैसे नोट नहीं है। मतलब एक जगह रुपी है, दूसरी जगह दिनार है, तीसरी जगह डॉलर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्रॉब्लम है ना, कोई रुपी रखता ही नहीं है तो वो रुपी में ट्रेड ही नहीं कर सकता, रुपी में चीजें नहीं खरीद सकता। कोई डॉलर रखता ही नहीं है तो वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी। वुमेन प्रोटेस्ट कर रहे थे, हैवी टैक्सेस की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और करेंसी बहुत ज्यादा थी। इन्हीं सब चीजों को देख के एक सोल्यूशन लाया गया 1834 में। ठीक है, एक कस्टम्स यूनियन बनी, मतलब लोग जुड़े, एक यूनियन बनी और उसको बोला सॉल्वेरियन यूनियन। सॉल्वेरियन यूनियन। ये यूनियन कहां बनी थी? ये यूनियन बनी थी जर्मनी में। तब उस वक्त ये जर्मनी नहीं था, मतलब ये जर्मनी नहीं था उस वक्त। मैंने क्या बोला कि जर्मनी में ग्रुप्स थे। ठीक है, इसने क्या किया? नो टैरिफ बैरियर्स, मतलब इसने वो जो टैक्स ले रहे थे जगह जगह पे रास्तों में, उनको खत्म किया। जो 40 करेंसी थी उसको 2 करेंसी में लाया। पर्शिया, याद रखना, पर्शिया अब पर्शिया नहीं है, अब क्या है? पर्शिया और साथ वाले एरिया कलेक्टिव क्या हो गए? जर्मनी बन गए। तो उन दिनों में पर्शिया स्टेट जो थी उन्होंने अपने साथ वाले इलाकों को क्या किया था? यूनिफाइड किया था, आगे चल के बताऊंगा। और एक स्टेट बनाई थी जिसको आप क्या बोलते हो? जर्मन स्टेट बोलते हो। वो भी स्टार्ट हो गई थी और ट्रेड लिबरलाइजेशन को लाया गया। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि फ्री ट्रेड हो, ऐसी ट्रेड हो जिसमें आजादी हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी केले बेच रहा हूं अपने बाजार में और हर बार राज्य का बंदा आए और मुझे ये बोले यहां पे केले की रेडी नहीं लगानी, तूने कितने पैसे कमाए बता मुझे, तो फिर मुझे बार बार टैक्स देना पड़े, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो एक फ्री ट्रेड होना बड़ी ज़रूरत होती है। आज आप इंडिया में देखो तो हर एक बंदा बड़े आसानली या फ्रीली ट्रेड करता है, बट पहले पहले ऐसा नहीं होता था। राज्य की परमिशन चाहिए होती थी ट्रेड करने के लिए। अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। मैं अब यहां पे आपकी बुक में ना न्यू कंजर्वेटिव का कंसेप्ट है, और ये न्यू कंजर्वेटिव कब है? 1815। मैं दोबारा उस स्टोरी पे आना चाहता। कौन सी स्टोरी पे? वो नेपोलियन वाली स्टोरी पे। नेपोलियन ने राज कब से कब तक किया? 1799 से लेके
1815 तक, ठीक है, नेपोलियन का एरा रहा है फ्रांस में और उसके इर्द गिर्द की कंट्रीज में, ठीक है। कहाँ पे? जर्मेनियम, बेल्जियम में, जर्मेनियम में, स्विट्जरलैंड वाला इलाका हो गया वहाँ, स्पेन में। तो ये नेपोलियन का एक एरा रहा है। तो नेपोलियन ने काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी की, उसको दिमाग में ये अब बैठ गया था कि भाई साहब अब मैं फ्रांस का राजा बन गया हूँ तो हर जगह का राजा बनूंगा। तो वो जिस जगह जाता था वहां का मोनार्क उठा के फेंक देता था, वहां का राजा उखाड़ देता था और अपनी फ्रेंच आर्मी वहां पे इंट्रोड्यूस कर देता था। तो आसपास के देश क्या हो गए थे? तंग आ गए थे नेपोलियन से। तो 1815 में आसपास का देश कौन सा? दैट इज पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड रशिया। इन्होंने जंग की, किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। और उस जंग का नाम है बैटल ऑफ, उस जंग का नाम क्या है? बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू, वाटरलू एक जगह का नाम है। वाटरलू क्या है? एक जगह का नाम है। जैसे हम बोलते नहीं है बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत एक जगह का नाम है, वहां पे लोग लड़े होंगे। और वाटरलू एक जगह का नाम है फ्रांस में, जहां पे ये सारे नेशन, जहां पे ये 4 नेशन और नेपोलियन लड़ा। नेपोलियन बेचारा कल्ला था और ये 4 नेशन क्या थे? इसके खिलाफ थे। अब ये यहां पे मोनार्की थी, ये मोनार्क थे और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन था। बात समझे कि नहीं? ये मोनार्क को सपोर्ट कर रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था। उतनी तगड़ी डेमोक्रेसी नहीं थी बट लगभग ये डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करने वाला था। इस बैटल में नेपोलियन मर जाता है और जीत कौन जाता है? दैट इज पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड रशिया। इसकी क्या होती है? जीत होती है। जब इसकी जीत होती है तो ये इन चारों कंट्रीज को बोला जाता है कंजर्वेटिव्स। पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ये चारों कंट्रीज हैं, ये जो चारों एरिया, मैं कंट्रीज नहीं बोल सकता, ये चारों नेशंस हैं। ये क्या है? दैट इज ये कंजर्वेटिव्स हैं। डू नॉट वांट चेंजेस इन अ सोसाइटी। ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कोई बदलाव ना आए। अगर राजा रूल कर रहा है, मोनार्की, तो अगर राजा रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है, तो वो करता रहे। और अपोज द एंड ऑफ मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। ये नहीं चाहते कि राजा गद्दी से नीचे उतरे। मतलब ये चाहते हैं कि वही राजा राजा बना रहे, लोगों की बात सुनी ना जाए और जो अमीर लोग हैं वो छोटे लोगों पे जुल्म करते जाएं। ठीक है। कंजर्वेटिव क्या किया? इन्हों कंजर्वेटिव्स ने, ये जो 4 नेशंस थे, इन्होंने क्या किया? अंडू द चेंज मेड बाय द नेपोलियन। इन्होंने नेपोलियन के चेंज, जो नेपोलियन ने लाया था चेंजेस, उनको अंडू किया, सिवा एक चेंज के। पता क्या? इसने दोबारा रीस्टोर की मोनार्की, दोबारा किंग वाला सिस्टम लाया, फिर रीस्टोर द पावर ऑफ चर्च, चर्च को दोबारा पावरफुल बनाया। अच्छा, फिर वही सिस्टम आ गया अपर क्लास एंड लोअर क्लास, और अपर क्लास वाले लोअर क्लास पे जुल्म करते थे। फिर दोबारा ऑटोक्रेसी आ गई, वही अमीर गरीब पे जुल्म करता था। और नो सेंसरशिप, मतलब अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा, इसको सीधा ठोक डालेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, कोई सेंसरशिप नहीं। फिर एक ट्रीटी ऑफ वेना हुई 1815 में, जिस साल नेपोलियन मर गया था। पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और रशिया थे उसमें, और एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर था, ड्यूक मैटरविक। और ये जो ड्यूक है, ड्यूक भाई का नाम है ना, ये कहां से था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक लीडर मान के चलो, ये है हमारा बंदा। कौन सा? दैट इज ड्यूक। इसने फ्रांस में वो दोबारा मोनार्की वाला सिस्टम लाया और कौन सी डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया? बुरबॉन डायनेस्टी को इसने दोबारा शुरुआत में लाया। मतलब इसने वही मोनार्क वाला सिस्टम दोबारा लाया। ठीक है, इन चारों ने मिलके, ये जो कंजर्वेटिव है, इनकी सोच कंजर्वेटिव है, ये सोसाइटी में चेंज नहीं लाना चाहते, ये चाहते हैं कि राजा ही रूल करे। फ्रांस के बॉर्डर को कंसाइज कर दिया। उसने ये कहा कि फ्रांस अब जितना उसका बॉर्डर है बस उतना ही बॉर्डर रहेगा। पर्शिया एंड न्यू एरिया ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर, और पर्शिया जो है उसको
एक और लैंड भी उसमें ऐड ऑन कर दिया, या एक नहीं बहुत सारे लैंड उसमें ऐड ऑन कर दिए, क्योंकि पर्शिया जो था, पर्शिया इसी कंजर्वेटिव का हिस्सा था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ इटली दे दिया गया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉर्थ इटली है, तो वो वाला हिस्सा इसको दे दिया गया, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। रशिया को पोलैंड मिल गया, मतलब इन 4 नेशन का फायदा हो रहा है और बेचारे फ्रांस का नुकसान हो रहा है, ठीक है। बट एक चेंज इन्होंने नहीं किया, मतलब एक चीज उन्होंने नहीं हटाई, कौन सी? नो चेंजेस इन वन थिंग, मतलब कोई चेंज नहीं लाई एक चीज में, कौन सा? द जर्मन कॉन्फिडरेशन ऑफ 32 स्टेट्स, मतलब जो जर्मनी में 32 स्टेट की कॉन्फिडरेशन की गई थी, मतलब उनको इकट्ठा किया था, सेटअप किया गया था नपोलियन ने, वो रिमेन अनटच, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मतलब वो जो 39 स्टेट्स थी उनको इकट्ठा किया गया था, उसके साथ किसने छेड़छाड़ नहीं की? इन 4 कंट्रीज या इन कंजर्वेटिव्स ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब मसला यह था कि भाई साहब नेपोलियन मर गया था, बट नेपोलियन के सपोर्टर जिंदा थे, मतलब नेपोलियन की सोच जिंदा थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली सोच क्या थी? जिंदा थी। तो कुछ सीक्रेट ग्रुप्स थे जो फॉलो करते थे नेपोलियन बोनापार्ट को और अपोज करते थे मोनार्की को, बट सामने वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए वो ग्रुप छुप के रहते थे, जिनको आप क्या बोलते हो? रेवोल्यूशनरीज। और टू अपोज द मोनार्की इन यूरोप, टू अबॉलिश द ऑटोक्रेट रूल, लिबर्टी वॉन। और ये लोग क्या करते थे? ये बोलते थे कि अमीर गरीब पे राज नहीं करना चाहिए, मोनार्की खत्म होनी चाहिए और एक आजादी होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए। इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में से एक था जीएम कौन था? गिलिसिपी मज़ीनी। और इस पे सवाल भी आ चुका है, क्या है ये? एक इटली का रेवोल्यूशनरी था। बात समझ नहीं आए? जिनोवा में 1807 में पैदा हुआ था। इसने 2 ग्रुप बनाए थे, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जिसका मैन आइडिया यही था कि टू अपोज द कंजर्वेटिव्स, टू अपोज द किंग रूल, टू अपोज द ऑटोक्रेसी, टू अपोज द रिच पीपल। कंजर्वेटिव नेशन डरते थे इस इंसान से, वो 4 नेशंस डरते थे गिलिसिपी मज़ीनी से। सर आपने ये मर्सेलिस लिखा और बेरेन लिखा है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि 2 लोगों के ग्रुप इसने बनाए थे जो अपोज करते थे किसको? इन 4 नेशंस को, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। एट द एज ऑफ 24 ये चाचा हमारा जेल भी गया है। और वो जो ड्यूक ऑस्ट्रेलिया वाला, वो क्या कह रहा था? वो बोल रहा था मज़ीनी बड़ा खतरनाक है, ये हमारी सोच को अपोज कर रहा है, ये हमारे रास्ते का कांटा है। कौन? ये ड्यूक, हमारा ड्यूक गिलिसिपी मज़ीनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, मतलब गिलिसिपी मज़ीनी को ये बोलता था कि भाई साहब, लोगों को बताता था, ये अपने जो बाकी राजे थे उनके साथ डिस्कस करता था कि इटली में वो जो जीएम है गिलिसिपी मज़ीनी है, वो खतरनाक है, वो हम सबको खत्म कर देगा, ये वो दोबारा रेवोल्यूशन ला सकता है। गिलिसिपी मज़ीनी लोगों में जाता था, बोलता था क्या राजे रूल कर रहे हैं, आप अंधे हो, देखो जाके किस तरह से लूट मार रहे हैं। अब लोग भी डरते थे बेचारे राजाओं से, तो वो बोल नहीं पाते थे राजाओं के सामने, बट इसने ग्रुप्स बना के रखे थे कि भाई साहब हम एक दिन इतने पावरफुल होंगे कि मोनार्की को दोबारा खत्म करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? और जो मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट करते थे कंजर्वेटिव, वो वाले लोग भी अपने बड़े चौकन्ने थे भाई, उन्होंने आर्मी भी तैयार करके रखी थी ताकि उनके खिलाफ कोई दोबारा आवाज ना उठा सके, और ड्यूक उनका लीडर था। अब पार्ट 3 आता है। अब क्या आता है? पार्ट 3। इस पार्ट में मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा? दैट इज एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब जब 1815 में किसकी हार हुई? नेपोली की हार हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। उसके 15 साल ये कंजर्वेटिव ने रज के राज किया, इन राजाओं ने दोबारा रज के राज किया, मोनार्की लाई,
लूटा लोगों को गरीब रह गया, अमीर और अमीर हो गया, इनइक्वालिटी थी, अमीर ही पढ़ते थे, गरीब पढ़ते नहीं थे। तो 1830 से लेकर 1848 तक, 1830 से लेकर 1848 तक एक एज ऑफ रेवोल्यूशन रखा। मतलब रेवोल्यूशन मतलब एक चेंज आने की मतलब एक चेंज आने का प्रोसेस रहा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब, इनकलाब मतलब चेंज आने का प्रोसेस। लोग तंग आ चुके थे राजाओं से, जो सिर्फ क्या करते थे, अपने बारे में सोचते थे। तो फिर रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, बेल्जियम में रेवोल्यूशन आया और ग्रीस में रेवोल्यूशन आया। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपको पता है कि फ्रांस के लोग बड़े बहादुर हैं, इनको ये मोनार्क सिस्टम ज्यादा समझ ही नहीं आता या पसंद ही नहीं है इनको मोनार्क सिस्टम। शुरू में मोनार्की खत्म करने की भी शुरुआत फ्रांस ने ही की थी, ठीक है। तो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन, जिसमें जुलाई 1830 में वो जो बर्बन डायनेस्टी की बात मैंने की थी कि वहां के राजाओं को दोबारा जिंदा किया गया कि तुम राज्य हो, तुम फ्रांस को कंट्रोल करो, उसको दोबारा खत्म किया लोगों के द्वारा। लिबरल रेवोल्यूशनरीज इंस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेड बाय लूसी फिलिपीस। मतलब अब एक दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लाई। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोग ही चूज करेंगे राजा को, बट वहां पे एक मोनार्क रखा गया, बट वो मोनार्क एक कठपुतली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो कौन था? दैट इज ल्यूस फिलिपीस। ये बाद में भाग जाता है, बताऊंगा मैं कब भागता है, बट ये आप फोटो याद रखोगे, नोट्स पे भी आपको अच्छे से दिया गया होगा कि ये लुइस फिलिपीस था, जिसको एक कठपुतली राजा बनाया गया। बट लिटरली हुकूमत किसकी चल रही थी? जुलाई रेवोल्यूशन के बाद। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद हुकूमत लोगों, फ्रेंच के लोगों की चल रही थी। बात समझ आई कि नहीं आई? देख, एक बार मोनार्की, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो क्या आ गया? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। फिर नेपोलियन हरा, दोबारा मोनार्की आ गई। फिर दोबारा फ्रेंच के लोगों ने दोबारा जुलाई रेवोल्यूशन से क्या लाया? कॉन्स्टिट्यूशन लाया, बट वहां पे ल्यूस फिलिपीस राजा बन के आए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे ल्यूस फिलिपी ये हमारे ड्यूक कौन से? ऑस्ट्रेलिया के। मोनार्क को क्या करते थे? मोनार्की को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। ये क्या बोल रहा था? ये इसको डर था एक चीज का, इसको ये था, ये बोलता था व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड। बोलता है जब फ्रांस छींक मारता है ना, ड्यूक क्या बोलता था? जब फ्रांस छींक मारता है तो सर्दी पूरे यूरोप को हो जाती है। मतलब अगर कोई चीज फ्रांस में चलेगी, मतलब अगर फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई, वहां डेमोक्रेसी आई, तो इसके आसपास के नेशंस भी या इसके आसपास के एरिया में भी ये रेवोल्यूशन आएगा, जिसमें लोग उठेंगे, अपने मोनार्क को लात मारेंगे, अपने राजा को लात मारेंगे और खुद लीडर चूज करेंगे। और ऐसा ही हुआ। फ्रांस के आसपास का नेशन, या मैं बोलूं कि एरिया है बेल्जियम। और ये बेल्जियम आज अलग नेशन है, बट ये हिस्सा रहा है नाइदरलैंड्स का। और नाइदरलैंड में उस वक्त क्या थी? मोनार्की थी। तो बेल्जियम के लोगों ने भी रेवोल्यूशन किया और अपने आप को नाइदरलैंड से आजाद करवाया, नाइदरलैंड के राजे से क्या करवाया? आजाद करवाया। ये हमारा आ गया सेकंड रेवोल्यूशन, दैट इज बेल्जियम रेवोल्यूशन। ओके, डन। फिर है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मसला यह है कि उन दिनों में ऑटोमन अंपायर बहुत बड़ा अंपायर था। ऑटोमन अंपायर कौन वाले थे? दैट इज बहुत बड़ा अंपायर था ये, मतलब ये सारे मुस्लिम थे। ऑटोमन अंपायर मुस्लिम का साम्राज्य था, समझ आया कि नहीं? मुस्लिम लीडर्स थे इसमें, मुस्लिम किंग थे, मोनार्क थे, समझ आया कि नहीं है? इनके कब्जे में था ग्रीस, ये वाला एरिया, इसका, ये ऑटोमन अंपायर का ये वाला एरिया जो है, ये ग्रीस का एरिया है। कौन सा एरिया? ग्रीस का एरिया। और ग्रीस नेशनलिस्ट और यूरोप के जो कुछ नेशंस थे, यूरोपियन नेशन, आपको पता है फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जिन्होंने मोनार्की को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इन्होंने ग्रीस की सपोर्ट की
और सपोर्ट में क्या बोला कि भाई साहब तू क्यों ओटोमन एम्पायर के पास बैठा है, इससे आजादी मांग और अपने मोनार्क को हटा वहां से, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ला, वहां पे डेमोक्रेसी ला। तो कुछ पोइट्स एंड आर्टिस्ट रिले द पब्लिक सपोर्ट फॉर द ग्रीस स्ट्रगल टू, और कुछ पोइट्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे जो फोटो बनाते थे, जो सॉन्ग बोलते थे, जिसमें क्या था कि भाई साहब हमें ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से आजाद करना है। फिर ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटापोल 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। तब ग्रीस को क्या मिली, आजादी मिली, किससे, ओटोमन अंपायर से। कब, 1832 में। ठीक है, अच्छा। फिर एक लॉर्ड बायरन था, एक इंग्लिश पॉइंट था। इंग्लिश पॉइंट मतलब ये कहां से था, दैट इज ब्रिटेन से था। कहां से था, ब्रिटेन से था। इसके सेंटिमेंट्स बड़े कनेक्टेड थे, किसके साथ, ग्रीस के साथ या ग्रीक के साथ। ही ऑर्गेनाइज द फंड, ये इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, ग्रीस गया, ग्रीस जाके उनकी जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी जो स्ट्रगल थी कि मोनार्क को हटाना है, डेमोक्रेसी लानी है, उसमें इसने बड़ा सपोर्ट किया। लेटर वेंट टू फाइट इन द वार, और वो जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वहां गया, और 1924 नहीं, 1824 में इसकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली ये बीमार हो गया था, और वहां पे इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बट इसकी ये जो सेक्रीफाइस था ये आज तक याद किया जाता है। ओके, अच्छा, एक चीज यहां पे अब नई स्टार्ट होने वाली थी, दैट इज रोमांटिकिज्म या रोमांटिकिज्म। अब बंदा सोच सकता है रोमांटिकिज्म का मतलब हो गया रोमांटिक होना, रोमांटिक मतलब किसी से प्यार करना, बट यहां पे रोमांटिक होने का मतलब ये था कि अपने नेशन से प्यार करना। मतलब जैसे मैं अपने नेशन को कोई मान लूं कि भाई साहब हाँ कोई लड़की है और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, इतना शिद्दत वाला प्यार हो कि कोई अगर मेरे देश के खिलाफ आंख उठा के देखे तो मैं उसकी आंख निकाल ले आऊं बाहर। ठीक है, तो वही है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अब जो नेशनलिज्म था ना, नेशनलिज्म मतलब अपने देश के लिए जो प्यार था, वो वॉर भी लाया था, मतलब एक वॉर से भी था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूं, मेरा भाई है, तो वो मेरे इंडिया के लिए किसी जंग में मतलब उसकी डेथ होगी, तो मेरा अपनी कंट्री के लिए प्यार बढ़ जाएगा। मैं बोले यार मेरे भाई की डेथ हुई है, मेरा प्रा मर गया, मेरा भाई मर गया यार, देश के लिए मरा है, तो मैं भी उतना प्यार करने लग लूंगा देश के साथ कि भाई साहब हाँ, जिस तरह से मेरे भाई ने सेक्रीफाइस किया है अपने देश के लिए, तो मैं भी वक्त आने पे कर सकता हूं। और एक और चीज थी, एक और क्या चीज थी, एक और चीज थी कि भाई साहब जब हमारा देश बड़ा होता है ना, हम खुश होते, ऐसे खुश होते कि हाँ 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 अब हमारा देश बड़ा हो रहा है, वो एरिया भी हमने ऑक्युपाई कर लिया। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी एक फीलिंग लाता था नेशनलिज्म के लिए। मैं बोल रहा हूं ये दोनों चीजें काफी नहीं है, एक और चीज काफी है, दैट इज कल्चर। हमारा कल्चर मतलब जैसे हमारी लैंग्वेज होगी, ठीक है, हमें लैंग्वेज से बड़ा प्यार होता है, अपने एरिया की लैंग्वेज से बड़ा प्यार होता है, तो लैंग्वेज से प्यार है, उस एरिया से प्यार है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, किसके लिए, नेशनलिज्म वाली। ठीक है, रोमांटिकिज्म क्या हो गया, द कल्चरल मूवमेंट्स टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। मतलब कोई कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है ना, जैसे कोई गाना शाना हो गया या लैंग्वेज होगी जिससे मुझे अपने एरिया से बहुत ज़्यादा प्यार होने लग जाए, उसको बोलते हैं रोमांटिकिज्म। ये जो रोमांटिक फीलिंग है अपने नेशन के, ये नेशन के लिए, ये किसी लड़की के लिए नहीं है। इसमें आर्ट हो सकता है, समझा कि नहीं है, अपना मतलब आर्ट होता है, अपने ग्रुप का कोई आर्ट होता है जो इंसान को पसंद आता है। जैसे मैं पहाड़ी में बात करूं तो बड़ा फील आता है कि हाँ 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 सुकून मिल गया, किसी पहाड़ी के साथ बात हुई। जैसे फ़ोन करते हैं ना बच्चे पहाड़ी में बात करते हैं, हाय हाय बल्ले बल्ले मजे आ गया। ठीक है, अपना फील होता है। ठीक है, वो जो अपने लोगों के साथ अपना फील होता है, अपने लैंड के साथ अपना फील होता है, उसी को तो नेशनलिज्म बोलते हैं। पोइट्री होगी, शेर होगी, कोई स्टोरी होगी अपने एरिया की, म्यूजिक हो गया, हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जॉन गॉटफ्रीड एक जर्मन पोइट था, पोइट ही बोल लो, ठीक है, उसने क्या बोला था कि भाई साहब
एरिया की लैंग्वेज, एरिया का कल्चर, एरिया के सॉन्ग इंसान को उस एरिया के साथ जोड़ के रखते। द ट्रू कल्चर वाज टू डिस्कस अमंग द कॉमन पीपल, कि भाई साहब जो देश होता है या जो एरिया होता है, उस एरिया का कल्चर क्या, वो हमें उनके लोगों से पता चलता है। मतलब लोग उस एरिया के कल्चर को क्या करते हैं, जिंदा रखते हैं। फोक सॉन्ग, पोइट्री एंड द डांस पॉपुलराइज द नेशनल रूल स्पिरिट। मतलब जो ये डांस होते हैं या शायरी होती है या म्यूजिक हो गया उस एरिया का, वो उस एरिया के कल्चर को जिंदा रखते हैं। और हमारी खुद की अटैचमेंट होती है उन एरिया के लोगों के साथ, उन एरिया के लैंग्वेज के साथ। जैसे मेरी एक अटैचमेंट है ना यार अपने एरिया के साथ, समझ आया कि नहीं आया? जैसे दुनिया में कहीं भी चले जाऊं, अपने एरिया का कोई लोग मिल जाएगा कि हाँ मजा आ जाएगा, हाँ तो फलाने एरिया से, सुकून मिलता है बात करके भी। बात समझ, ये चीज की बात कर रहा वो। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि नेशनलिज्म में वॉर का भी एक मतलब फीलिंग है कि हाँ मैंने वॉर लड़ी, जंग जीती है, मजा ही आ गया। फिर एरिया बड़ा हो रहा है, कल्चर हो गया और लैंग्वेज भी। बात समझ आई कि नहीं है? मेरी बात ध्यान से समझना। मुझे उर्दू बोलना बड़ा पसंद है। अगर मुझे कोई आके ऐसे बोले कि नहीं तूने कल से उर्दू नहीं बोलनी है, तू कल से बोलेगा जी मलयालम, मुझे कुछ बात समझ ही नहीं आएगी, मुझे गुस्सा आ जाएगा। भाई मैं अपने लैंग्वेज से बड़ा प्यार करता हूं, एरिया की लैंग्वेज से बड़ा प्यार है मुझे, एरिया के कल्चर से बड़ा प्यार है, इसलिए मैं एक नेशनलिस्ट हुआ। बात समझ आई कि नहीं? तो लैंग्वेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म। समझ आया कि नहीं आया? एक चीज मैं बोलूंगा यहां पे, अभी के लिए आप ध्यान से देखो। तो ये मेरे पास है रशिया। आपको पता है ये रशिया कितनी बड़ी कंट्री है? रशिया के अभी पोलैंड, रशिया पहले रूल करती थी पोलैंड पे, ठीक है? और पोलैंड में इसने अपनी रशियन लैंग्वेज को इंपोज करके रखा था। तो पोलैंड के लोग बड़े गुस्सा करते थे, ये कैसे हो गए यार, रशियन वाले हमें क्यों बोलते हैं कि रशियन बोलो, हम तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, पॉलिश। तो इनको गुस्सा था, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, हम तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। तो ये यहां के लोग बड़े गुस्सा होते थे, बोलते थे हमारा लैंड ये है, हमारा कल्चर ये है, हम प्यार करेंगे, हमें नहीं आपके एरिया से लेना देना कुछ। मतलब ये फीलिंग भी थी, मतलब ये भी लोगों के अंदर फीलिंग थी कि यार वॉर, एरिया बड़ा हो रहा है, कल्चर वाली फीलिंग और लैंग्वेज वाली फीलिंग। अब क्या है, अब नया टॉपिक क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। अब ये रिवॉल्ट वाला ही दौर चल रहा है ना। तो 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई, वर एक्सपीरियंस इन यूरोप। एक मतलब सख्त टाइम आया, एक सख्त टाइम आया। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। उसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। तो लोग गांव से सिटी में आने लगे और एरिया क्या बन गए, स्लम्स। और उन दिनों में जो लोगों की फसल थी वो भी अच्छे से नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग गरीब होने लगे, मतलब भूखमरी आने लगी, दैट इज हंगर। सख्ती का दौर आने लगा, दैट इज हार्डशिप। और इसकी वजह से उनके दिमाग में गुस्सा आने लगा, यार क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। बात समझिए, उनके दिमाग में आया क्यों हो रहा है ऐसा, ये राजे की वजह से हो रहा है। तो 1848 में लोग बाहर निकले, कहां, पेरिस में। लोग कहां निकले, बाहर निकले, कहां, पेरिस में। 1848 में पेरिस में बाहर निकले। और हमारा जो फ्रांस का राजा था, पेरिस जगह है ना फ्रांस में, और वहां का जो राजा था कौन, लुइस फिलिपी, भाग गया। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राजा था, बट भाग गया। लोगों का गुस्सा देखा ना इसने, नस गया। केड़ा पंगे खर्ची भाई, मैं राजा नहीं है। बोलता मैं नहीं राजा शाजा भाई, बनाया था आपने कठपुतली, मैं राजा थोड़ी हूं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल की कठपुतली हूं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा मैं वैसा करूंगा। तो ये भाग गया कि लोग कुटेंगे पकड़ के,
उनकी चीजें पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज भी थी। अब ये वाला दौर भी था किसका, रेवोल्यूशन का। फिर दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेट हुई, वोट फॉर एवरी 21 ईयर मैन और राइट टू वर्क। बात समझ कि नहीं। इसकी बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने बनाई, जिसमें कोई मुनार्क वाला सिस्टम नहीं था फ्रांस में, जिसमें क्या थे, लोग इकट्ठे हुए और अपना लीडर चूज किया, और ये चीज बोली गई कि हर 21 साल का इंसान वोट कर सकता है और हर एक इंसान को काम करने का राइट है, और टैक्स को भी कम किया गया। इसकी वजह से वो जो हंगर थी, हार्डशिप थी, वो क्या हुई, कम हुई। एक और रिवॉल्ट हुआ, दैट इज सिलीसिया रिवॉल्ट। ये सिलीसिया रिवॉल्ट कहां हुआ, पोलैंड में हुआ। पोलैंड के कुछ वीवर्स मतलब कोई बुनने वाले, तो कपड़ा बुना करते थे या शॉल्स बुना करते थे या स्वेटर्स बुना करते थे, तो ये कुछ बुन के अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचा करते थे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब खरीदारों को बेचा करते थे। तो इन खरीदारों ने क्या किया कि इनके प्रोडक्ट का प्राइस को रिड्यूस कर दिया। दे रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द गुड्स और अ प्रोडक्ट जो ये बनाया करते थे। इसकी वजह से इनकी मतलब ये हार्डशिप में चले गए। इनको गुस्सा आया, यार हम जो काम कर रहे हैं हमें वो चीज मिल रही नहीं है, ये गरीब थे। फिर इन्होंने इसके अलावा क्या कर लिया, रिवॉल्ट कर दिया। जब रिवॉल्ट किया तो उसके दौरान 11 वीवर्स की डेथ हुई, और इन वीवर्स ने इन कॉन्ट्रैक्टर के घर चले गए, उनको लूट दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कम थे और वीवर्स क्या थे, ज्यादा थे। और इस चीज को रिपोर्ट भी किया गया है। विल्हम वॉल्फ ने इसको रिपोर्ट किया और मतलब इसको पढ़ा, और एक स्टोरी के दौरान इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया कि भाई साहब किस तरह से पोलैंड में एक रिवॉल्ट हुआ, जिसमें वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घरों पे हमले किए, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टर ने इन वीवर्स के प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दिया था। उस सिलीसिया एक जगह का नाम है पोलैंड में, ठीक है। अच्छा, फिर है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यही है ना। अब इतना सारा कुछ चल रहा था, तो हमारे लिबरल्स कैसे चुप हो सकते थे, या हमारे मिडिल क्लास के लोग कैसे चुप हो सकते थे। तो उन्होंने भी रेवोल्यूशन करना शुरू किया, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने इंस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। उन्होंने एक नेशन को, स्टेट को क्या किया, इंस्टैब्लिश किया। डिमांड फॉर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, और उन्होंने डिमांड रखी किसकी, पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स की, मतलब वोट करने की। उन्होंने ये क्या बोला कि भाई मुनार्क नहीं हो सकता, भाई हम अपना लीडर चूज करेंगे थ्रू अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, हर एरिया से एमएलए बनेगा, हर एरिया से लीडर बनेगा, और वो पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जो सब लीडर्स होंगे उनमें से कोई एक लीडर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए। भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कहीं हमारे रूल्स लिखे होने चाहिए, और अच्छे रूल्स लिखे होने चाहिए। सिर्फ राज्य का फायदा नहीं होना चाहिए, और प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। प्रेस की फ्रीडम का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूज रिपोर्टिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। अगर कोई राजा गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ लिखा जाना चाहिए, कोई लीडर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ लिखा जाना चाहिए। और एसोसिएशंस बनाने की पूरी, या ग्रुप्स बनाने की पूरी आजादी होनी चाहिए, ठीक। मतलब जब ये लिबरल्स ने ये सारी चीजें की, तो लिबरल्स ने 831 मेंबर चूज किए। वही मैंने क्या बोला, हर रीजन से एक मेंबर। और 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे हो गए। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्चुअली में पहले एक चर्च था, तो लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने अपने चर्च को पार्लियामेंट कर लिया।
बात समझ आएगी नहीं? इकट्ठे हुए, एसटी पॉल चर्च था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आज उसको बोलते हैं, इकट्ठे हुए ये सब चीजें लेके और एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है कि सारे इक्वली रहेंगे, सारे इक्वल है, इक्वल बिफोर लॉ, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो यहां पे एक गलती होगी क्या कि पेजेंट्स का ख्याल नहीं रखा, वर्कर्स का ख्याल नहीं रखा और आर्टिस्ट्स का ख्याल नहीं रखा। तो ये जो तीन क्लासेस थी, इन्होंने इन लिबरल्स का साथ छोड़ दिया और साइड हो गए। जैसे लिबरल का साथ साइड हुआ से वो साइड हुए, तो ये जो लिबरल्स थे या मिडिल क्लास वाले थे, ये अपना सारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के किसके पास गए? राजा के पास गए। और किस राजा के पास गए? पर्शिया के राजा के पास गए। अब पर्शिया आज के जर्मनी का मेजर हिस्सा है। मतलब ये जो लिबरल्स थे ये कहां पे काम कर रहे थे? एक्चुअली में ये लिबरल्स काम कर रहे थे जर्मनी से। बात समझेगी नहीं? अभी जर्मनी की बात हो रही है। तो ये पर्शिया के राजा के पास गए। नाम क्या है? दैट इज फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। आगे भी इसका जिक्र होगा। अब खुद सोचो, क्या राजा चाहेगा कि उसकी गद्दी, उसकी पावर सारी कॉमन पीपल या छोटे लोगों के पास चले जाए या एक कॉमन सिटीजन के पास चले जाए? ना। तो उसने बोला गेट आउट, कि भाई ना 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 ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इधर चलेगा, गेट आउट, नो गेट आउट। इसने अपने ट्रूप्स मंगाए और इस मिडिल क्लास के जो लोग वहां पे बटले हुए थे या इसके दरबार में आए थे, उनको बाहर निकाल दिया। मूवमेंट नॉट फेल टोटली, मूवमेंट फेल हुई थी। मतलब इन मिडिल क्लास वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके जब पर्शिया के राजा के पास ले गए, पर्शिया मतलब जर्मनी के राजा, जर्मनी के राजा, क्योंकि पहले पर्शिया ही था। पर्शिया ने कुछ 2-3 रीजन्स को और इकट्ठा किया तो आज का जर्मनी बना है। तो लोग सारे इकट्ठे किसके पास हुए थे? पर्शिया के राजा के पास, कि तू मान जा, तू राजा ना रहे, अगली बार जो राजा होगा वो हम खुद चूज करेंगे, इस चीज को तू एक्सेप्ट कर। इसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैं पावरफुल हूं, हमेशा पावरफुल रहूंगा। तो मूवमेंट इसने इसको, मतलब मिडिल क्लास जब गई तो इसने ट्रूप से मिडिल क्लास को वहां से भगा दिया। अब एक्चुअली में ये जो मूवमेंट थी ये फेल हो रही थी, बट फेल नहीं हुई। इस मूवमेंट की वजह से जो कुछ यूरोप के हिस्से थे ना, उनके जो मोनार्क थे, उनको ये बात समझ आ गई थी कि मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं और वो कमा भी रहे हैं और कभी भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ कंसेशंस लिबरल्स को, मिडिल क्लास को और अपने मतलब जो अपने सिटीजन्स थी उनको देना शुरू की। जैसे सर्फडम, जो जिम्मेदारी सिस्टम था या बाउंडेड लेबर था, वर एबॉलिश्ड। बहुत सारे एरिया में ऐसा हुआ कि भाई साहब जो फोर्स लेबर था, मतलब जो फोर्सफुली अमीर लोग गरीबों को अपने कंट्रोल में ले लेते थे और मतलब अपना काम उनसे करवाते थे फोर्सफुली, बट उनको पे नहीं करते थे। मतलब पे करते भी थे, बड़े कम करते थे। ये मैंने सर्फडम सिस्टम कौन सा है? वही, दैट इज फ्यूडल सिस्टम। उसको खत्म किया गया इन बोथ हैम्सबर्ग डोमिनियस रशिया में। समझे क्या? नहीं है? मतलब वही रशिया में जो ये सिस्टम चल रहा था उसको कम किया गया, उसमें कंसेशंस लाई गई। मोनार्क ने उस चीज को कम किया। किसको? जो फोर्स लेवल था। ठीक है। दूसरा, द हैम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी। मतलब जो हैम्सबर्ग का रूलर था उसने ज्यादा आजादी दी। किसको?
हंगेरिया टू बी ऑटोनोमी टू बी हंगेरियन इन 1816। मतलब राजाओं उस दौर के जो राजा थे, मोनार्क थे, उनको ये बात समझ आ गई थी कि मिडिल क्लास के लोग कभी भी उठ सकते हैं और कभी भी हमें गिरा सकते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी उनको कंसेशन देना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि किस तरह से अलग अलग एरिया इकट्ठे हुए, यूनिफाई हुए और नेशन बनाया। बात समझे कि नहीं है? हमारे सिलेबस में 3 एग्जांपल्स हैं। एक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और तीसरा है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली हमारे एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने वाला। ध्यान इधर रखना, देखना पेपर यही इसी वीडियो से बनने वाला। देख इधर मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुई। अगर आज के जर्मनी का एरिया देखो तो ये एक ऐसा एरिया है, इसमें अगर ये वाला हिस्सा देखो तो ये पर्शिया का एरिया है, इसको पर्शिया बोलते हैं, और बाकी छोटे छोटे टुकड़े थे उस वक्त। मैं क्या बोल रहा हूं, आज का जर्मनी ये ऐसा दिखता है, इसमें मेजॉरिटी का पोर्शन पर्शिया का है और ये छोटे छोटे टुकड़े थे किसके, दैट इज जर्मनी के। यहां के लोग, यहां पे मोनार्क था, है ना, कौन था, विलियम फोर्थ। बट विलियम फोर्थ की डेथ हो गई थी। विलियम फोर्थ की क्या हो गई थी, डेथ। ये वही विलियम फोर्थ है जिसके पास मिडिल क्लास के लोग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लेके, बट इसने मना कर दिया था कि भाई ना मैं नहीं मानता। बट बीच में इसकी होगी डेथ। तो इस एरिया के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो दोबारा गए किसके पास, विलियम फर्स्ट के पास। मतलब इसके बाद जो राजा बना दैट इज ये मुच्छल सिंह मिडल फर्स्ट के पास, विलियम फर्स्ट के पास गए। तो विलियम फर्स्ट थोड़ा दिमाग से अक्लमंद भी था, इसे पता है कि भाई साहब मिडिल क्लास नहीं छोड़ने वाली हमें, तो हम क्यों ना इसी मिडिल क्लास का साथ देते। और इस अपने चीफ मिनिस्टर क्या नाम था, ओटोमन बिस्मार्क, ओबी, चीफ मिनिस्टर ओबी, ओटोमन बिस्मार्क को ये बोलता है कि चलो हम अपना नेशन बनाते हैं दैट इज जर्मनी। और ये ओटोमन बिस्मार्क बहुत सारी आर्मी के साथ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ओटोमन बिस्मार्क लेड दिस यूनिफिकेशन सपोर्टेड बाय पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक, 3 years 3 साल लगे ना 3 जंगें हुई 7 साल में, क्योंकि पर्शिया के अलावा जो एरिया थे ना उसमें 7 वाले नेशंस ने कब्जा करके रखा था। कौन कौन सा, जैसे मुझे पता है कौन सा, दैट इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 3 जंगें हुई 7 सालों में, किसके खिलाफ, जर्मनी के इर्द गिर्द के नेशंस, कौन कौन सा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के खिलाफ। और पर्शिया ने विक्ट्री अचीव की और यूनिफाइड हो गया। क्या हो गया, यूनिफाइड हुआ विद एन कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्की खत्म हुई। जैन 1871 में विलियम फर्स्ट राजा बना, कहां का, जर्मनी का। दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके जानी, चलें आगे। अब है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हमारी इटली ऐसे दिखती है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 7 टुकड़े थे पहले। कितने टुकड़े थे, 7 टुकड़े। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, कितने थे इटली के पहले कितने टुकड़े थे, 7। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये 7 टुकड़े थे। कितने टुकड़े थे, 7 टुकड़े। ये वाला जो टुकड़ा था इसका नाम था सरडेनिया। ये वाला टुकड़ा था, इसको बोलते हैं
पोपाइडॉन, इसको बोलते हैं लैम्बेर्डी, वेनिकिया, पपाल स्टेट्स, नेपेल्स एंड सिसिली, ये 7 टुकड़े थे। अब देखना, जो पेडमोंट और सरडीनिया था ना, उस पे राज करता था इटालियन प्रिंसली हाउस। याद रखना, ये जो 2 रीजन है ना, सरडेनिया और पिडमोंट, इस पे कौन राज करता है? इटालियन प्रिंसली हाउस। मतलब इटली का, मतलब इटली में, ये इटली की बात कर रहे हैं हम, उसका एक हाउस, समझ आएगा ना, इटालियन प्रिंसली हाउस क्या करता था? राज करता था। जो ये वाला हिस्सा ना, लोम्बेर्डी एंड वेनिटिया, एल एंड वी, इस पे राज करते थे एस्टेरियन हैम्सबर्ग एम्पायर। ठीक, ये जो पेपाल्स का एरिया था, इस पे राज करता है कौन? पेपाल्स वाले एरिया पे पॉप्स राज करते थे। कौन राज करता था? पॉप्स। पॉप्स कौन हो गए? चर्च का रूल था। और ये नेपल्स एंड सिसिली पे किसका राज था? बुरबोन किंग ऑफ स्पेन, स्पेन की मतलब स्पेन का राज था। 7 टुकड़े थे, 7 टुकड़ों पे 4 अलग अलग मोनार्स का क्या था, या अलग अलग ग्रुप्स का क्या था? राज था। ठीक, आपको मजीनी याद होगा, तो इटली का था जिसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, यंग यूरोप एंड यंग इटली। वो चाहता था कि इटली यूनिफाइड हो जाए, मोनार्की खत्म हो जाए, और क्या हो जाए? मोनार्की खत्म हो जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, और कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से पूरी कंट्री रन हो, और हर एक कॉमन पीपल को राइट हो वोट देने का। इसका मिशन फेल हो जाता है, बट इसकी सोच को सपोर्ट करता है कौन? दैट इज अ हेड ऑफ अ स्टेट। कौन सी स्टेट, कौन से एरिया का हेड? दैट इज सैरिडेनिया एंड पिडमोंट का हेड इस चीज को सपोर्ट करता है, और वो हेड कौन है? दैट इज विक्टर एमाम्यूल सेकंड। ये डिसाइड कर लेता है कि भाई सारी इटली को हम यूनिफाइड करेंगे। अपने चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? काउंट कैवर को बोलता है कि भाई चल उठ, हम क्या करेंगे? इटली को यूनिफाई करेंगे। और ये बड़ा डिप्लोमैट सा इंसान होता है। ये फ्रेंच की आर्मी के साथ मिलता है, आर्मी के साथ मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करता है इन 1859 में। ऑस्ट्रेलियन की आर्मी कहां पे थी? ऑस्ट्रेलिया की आर्मी थी लोम्बर्डी और वेनिटी में। मतलब ये वाला हिस्सा भी अब किसके साथ आ गया? पिडमोंट के साथ आ गया। फिर क्या होता है कि भाई साहब एक हिस्सा इनको अब मिल चुका है। एक नहीं, एक्चुअली में ये वाले 2 हिस्से भी अब इटली का पार्ट थे। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर जो ये साउथ वाला पोर्शन था, नेपल्स एंड सिसिली वाला पोर्शन था, साउथ पोर्शन में, उसमें ये जो चीफ मिनिस्टर था, ये किसके साथ मिलता है? गिसिपी गैरिबाल्डी के साथ। ये सामने है। और 1860 में कवर द साउथ पोर्शन, 1860 में ये वाला हिस्सा भी अब क्या किसका हिस्सा बन जाता था? पिडमोंट और सेरिडानिया का। अब रह गया बीच वाला हिस्सा चर्च के पास था। तो चर्च को ये बात समझ आ गई थी कि ऊपर वाला भी ये उड़ा लेंगे। ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है, जैसे लंबार्डी और वेनिटिया, ये नॉर्थ वाला हिस्सा भी गया, साउथ वाला हिस्सा भी गया, मिडल वाला हिस्सा भी उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। चर्च ने खुद सरेंडर किया था मिडल वाला हिस्सा। सेंट्रल पार्ट पॉप देमसेल्फ सरेंडर इन 1861, और विक्टर चाचा एक नया राजा बनता है। ठीक है, और ये नया राजा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनता है। ओके जी, सुनना मेरी बात। अब है हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, कि मतलब ब्रिटेन में किस तरह से अलग अलग रीजन यूनिफाइड हुए। पहली बात ध्यान में रखना कि इधर कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ, यहां के एरिया खुद इकट्ठे आए हैं। जो आज का ब्रिटेन है वो 4 हिस्सों से बना है। ये वाला हिस्सा दैट इज इंग्लैंड, ये वाला हिस्सा दैट इज वेल्स,
ये वाला हिस्सा स्कॉटलैंड और ये वाला हिस्सा आयरलैंड। ये पूरा मैप जो बनाया है ये ग्रेट ब्रिटेन का मैप है। वेल्स खुद ब खुद इंग्लैंड के साथ जुड़ गया शुरू शुरू में ही, ना कोई लड़ाई हुई ना कुछ हुआ। इसको इसका एरिया पसंद आया, इसको इसका एरिया पसंद आया, इसके हेड ने इसको बोला कि हम अगट्ठे रहेंगे, इन्होंने अगट्ठे मिलजुल के ये वेल्स इस इंग्लैंड के साथ अगट्ठे हो गया। फिर आस्ता आस्ता स्कॉटलैंड जुड़ा, फिर और आस्ता आस्ता आयरलैंड जुड़ा। देखो इंग्लैंड वेल्स पहले जुड़ गया था, स्कॉटलैंड बना, फिर थोड़ी देर ये वाला इंग्लैंड ला, और फिर इस वाले इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी जोड़ा, और हमारे पास अभी क्या है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। इन ईयर 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की। कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि मोनार्की से सारी पावर सीज कर ली, ले ली। और इसके दौरान ही वेल्स किस में ऐड हो गया था, हमारे इंग्लैंड में ऐड हो गया था। इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइट इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मतलब एक एक्ट पास किया गया जिसके दौरान इंग्लैंड में वेल्स वाला हिस्सा पहले ही प्लस स्कॉटलैंड ऐड हो गया, और बना क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। अभी आयरलैंड को ऐड होना बाकी है। फिर क्या हुआ, याद रखना, जो आयरलैंड वाला पोर्शन है ये वाला है, दैट इज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। अगर आप इस आयरलैंड में देखो तो इसमें क्रिश्चियन लोग रहते हैं, बट दो तरह के क्रिश्चियन रहते हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये वाले कैथोलिक ज्यादा हैं और प्रोटेस्टेंट क्या हैं, कम हैं। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते रहते थे, इधर लड़ते रहते थे। जो पार वाला ब्रिटेन है, मतलब ये वाला जो ब्रिटेन है, ये वाला ब्रिटेन, आयरलैंड वाला नहीं, आयरलैंड बाद में जुड़ा, ये वाला ब्रिटेन क्या करता था, कुछ ना कुछ ऐसा करता था जो इधर के प्रोटेस्टेंट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। प्रोटेस्टेंट ये एक तरह की मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये पॉपुलेशन में कम थी, इनको सपोर्ट कौन करता था, ये वाला ब्रिटेन सपोर्ट करता था। और इसकी वजह से इधर बड़ी तकलीफ होती थी कि यार क्यों ब्रिटेन इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और फिर दोबारा इनमें झगड़ा शुरू हो जाता था। एक बंदा हुआ है दैट इज वॉल्फ टने करके, ये इसने भी रिवोल्ट किया अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट कि क्यों ब्रिटेन इनका सपोर्ट करता है। और फिर मतलब सपोर्ट कर रहा था, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो फिर मतलब ये आपस में ही अंदर लड़ रहे थे। तो 1801 में हमारे इस वाले इंग्लैंड ने आयरलैंड को फोर्सफुली मतलब पार्ट बना लिया, किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। कब, 1801 में। इनकी आपस में अंदर बन जाती तो मजर से आयरलैंड एक अलग से कंट्री होती। बात समझे कि नहीं। बट आपस में लड़ाई चल रही थी, इस इंग्लैंड ने इस चीज का फायदा उठाया, इस लड़ाई को भड़काया, और 1801 में फोर्सफुली ही आयरलैंड को अपने साथ यूनिफाइड कर लिया। ठीक है। आज अगर ब्रिटेन में देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। वोट दे के वो अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। ओके जी। अब पांचवा हिस्सा चैप्टर का, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। 18 और 19 सेंचुरीज में आर्टिस्ट थे वो नेशंस को लोगों को विजुअलाइज करवाने लगे। ठीक है। जैसे हम अपने नेशन भारत को क्या बोलते हैं, दैट इज भारत माता बोलते हैं। इससे हमारा कनेक्शन इंडिया के साथ बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, एक कनेक्शन बढ़ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है, और हम ये महसूस करते हैं कि भाई साहब वो कोई करैक्टर है, वो कोई लैंड नहीं है। ठीक है। फिर
टर्म आती है एलिगोरीज। एलिगोरीज का मतलब होता है कि अपने नेशंस को फीमेल करेक्टर दे देना, जैसे इंडिया को भारत माता कह देना, फ्रांस में मैरिनिया बोल देना, और जर्मनी को फीमेल करेक्टर जर्मेनिया बोल देना। बात समझे कि नहीं? इससे क्या हो जाता है कि नेशंस को हम एक करेक्टर मानते हैं और हमारी फीलिंग नेशंस के लिए बढ़ जाती है। यही जो चीज है कि यही जो हम फीमेल फिगर्स बनाते हैं अपने नेशंस को, इसी को एलिगोरीज कहते हैं। पार्ट 6 दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देख, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी का एंड क्या हो गया, मतलब 1890 है ना, एंड हो रहा है, ठीक है, 1890। एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 18 से 90 के करीब करीब, जब लोग अपने देश से मोहब्बत करने लगे और इतना मोहब्बत करने लगे कि वो चाहने लगे कि हम अपने देश को बढ़ाएं, इसी देश को बढ़ाने की फीलिंग्स को, या इसी देश की बाउंड्रीज के बढ़ाने की फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। अ लार्ज नेशन बिगन टू ऑक्युपाइज द स्मॉलर नेशन टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी एंड द पावर। इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब जो बड़ा नेशन है वो छोटे नेशन को ऑक्युपाई करेगा और बड़ा बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। अब जो लोग थे वो नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहे थे, दूसरे छोटे छोटे नेशंस का एरिया ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई, मेरी बात ध्यान से समझना, आराम से समझना। इंपीरियलिज्म खतरनाक है। आप खुद सोचो कि भाई साहब मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं और इस मोहब्बत में मैं चाहूं कि भाई साहब मेरे देश का लैंड बड़ा होना चाहिए, कल को मैं हमला करूं और बांग्लादेश को अंदर ले लूं, एरिया बढ़ गया। बट इससे बड़े वार्स हो सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? इससे क्या हो सकते हैं, वॉर्स हो सकते हैं। ऐसा ही दूसरी कंट्री भी करने लग जाती है। फिर वो सोचती है इंडिया बढ़ रहा है, कोई नहीं, दूसरी कंट्री हमला करेगी पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तान एरिया को अपने अंडर कर लेगी। इसी चीज को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इंपीरियलिज्म क्या है। ऑटोमन एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें टर्की, ग्रीस, रोमानिया, सोल्विया, बोस्निया, ये सारे एरियाज आते थे। जब ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ तो ये एरियाज जो थे, जैसे सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये क्या हुए, अलग अलग होने लगे और ये अपना नेशन बनाने लगे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अब गरीब हो चुका था, टूट रहा था। ऑटोमन एम्पायर बिकम वीक, ग्रीस बिकम इंडिपेंडेंट। ग्रीस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। जब ऑटोमन एम्पायर वीक हो रहा था तो ऑटोमन एम्पायर का एक एरिया, जिसको मैं बोल रहा हूं बल्कन स्टेट्स। बल्कन स्टेट कौन सा, ये ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था। ये ऑटोमन एम्पायर का ही क्या था, हिस्सा था। ये अलग होने लगा किससे, ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल इन एरियाज पे कम हो गया था और ये अलग हो गए, अलग नेशन बना रहे थे। जैसे कि ग्रीस अपना अलग नेशन बना गया, अल्बानिया अलग बना गया, बुल्गारिया अलग बना गया। तो ये जो एरिया मैंने बना रहा है, सोल्विया अलग बना गया, ये जो एरिया मैंने, रोमानिया अलग बना गया, ये जो एरिया मैंने बना दिया, ये बल्कन एरिया से। द बल्कन स्टेट्स वर फ्रीजली, मतलब ये एरिया क्या हुए, फ्री हुए, अपना स्टेट बनाने लगे। और ये जो एरिया था, मतलब जैसे ये सोल्विया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ये अलग अलग स्टेट्स बनने लगी, अलग अलग नेशन बनने लगे और ये एक दूसरे से जेलस भी कर रहे थे। और जेलस में ये क्या कर गए, जेलस में इनके अंदर ये जेलस हुआ कि जितना ज्यादा एरिया मेरे अंडर आ सकता है मैं उसको कवर करना शुरू कर दूं। तो द बल्कन स्टेट्स वर फ्रीजली जेलस ऑफ ईच अदर एंड each hope to gain more territory
एट एक्सपेंस ऑफ द अदर, और ये चाहने लगे कि एक दूसरे का एरिया को क्या करने लगे, ऑक्युपाई करने लगे। इसकी वजह से हर एक नेशन, हर एक एरिया जो ऑटोमन एम्पायर से छूटा था वो एक दूसरे में से जंग करने लगे। और इसी जंग में कूद गया कौन, एक तरफ से रशिया और एक तरफ से कौन, एक तरफ से रशिया, एक तरफ से ब्रिटेन, एक तरफ से जर्मनी और एक तरफ से हमारा फ्रांस। और यहां पे स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बात समझ आया कि नहीं आया? और बल्कन वाला सवाल भी आपका बोर्ड पूछ चुका है। इंपीरियलिज्म में क्या हो गया, अपने छोटी कंट्री को बड़ा बनाना। अब इसी एक रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो बहुत सारे लोग बाहर निकल के आए, किसके खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, और एक नया रेवोल्यूशन बनाया, दैट इज एंटी इंपीरियलिज्म। यहां पे हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है खत्म। मैंने सारे सवाल करवाए हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, सारा बेसिक को टच किया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी बाकी बच्चे हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दो कि मास्टर एसएसटी कंप्लीट करवाने वाला है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।